नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में हम कर रहे हैं ट्रैक। और अगर हम अपने आज के एजेंडे का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री के दो अहम कार्यक्रम जिन पर रहेगी हमारी नजर वो है जब अहमदाबाद में प्रधानमंत्री 1300 करोड़ रुपए की लागत से जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। खास तौर पे जो ये योजना है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो उच्च स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की जो सेवा है उससे जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्जैन के महाकालेश्वर में जो महाकाल का पूरा एक कह सकते हैं गेट है उसको कहीं ना कहीं उस राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उस पर रहेगी खास नजर। और क्या कुछ खास है नजर डालेंगे आज के एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी शाम को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। साथ ही प्रधानमंत्री श्री महाकाल लोक को भी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य रहेंगे मौजूद। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में होगी सुनवाई। प्रतिवादी पक्ष के जवाब के आधार पर अदालत आज परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे के कार्बन डेटिंग की मांग पर सुना सकता है फैसला। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले एजेंडे का। गुजरात यात्रा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल के किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र में नए भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। सिविल अस्पताल अहमदाबाद का किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का नया भवन बनकर तैयार है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए अस्पताल के भवन का लोकार्पण करेंगे। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सुविधा वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब और हर प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। और ये परिसर पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ जो होते हैं वो कंट्री में बाकी जगह नहीं होते हैं, वो सारे यहाँ होते हैं। अभी हम लोग पुरानी बिल्डिंग में 400 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नई बिल्डिंग में आके ध्येय है 2023 में 1000 ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। 10 मंजिला इस हॉस्टल भवन में 2 बेसमेंट और 176 रूम के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी हैं। प्रधानमंत्री मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तरों वाली गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए आश्रय गृह की आधारशिला भी रखेंगे। डे केयर कीमोथेरापी के भी सेंटर्स करीबन 22 स्टेट में गुजरात में कार्यरत होंगे, जिसकी वजह से कीमोथेरापी के लिए पेशेंट को वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो आरोग्य सेवाओं का जो बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो दूर गांव तक जाएगा और उसका फ़ायदा हर एक इंसान को होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। ना केवल गुजरात, लेकिन यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बहुत दर्दी आते हैं, तो उन सब के लिए सुविधाएं अच्छी रहेगी और निःशुल्क रहेगी। आज के दौर में गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधुनिक और मजबूत किया जा रहा है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत आज गुजरात में डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। 850 बेड वाले देश के सबसे बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर को प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को जनता को समर्पित करेंगे।
इस ट्रांसप्लांट सेंटर में एक साथ 100 लोगों को डायलिसिस किया जा सकेगा और वो भी मुफ्त में। कैमरामैन शुभम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और इसी बड़ी खबर पर अहमदाबाद से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, हम ये जानते हैं कि किस तरह से किफायती और साथ ही साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक सुनिश्चित करना सरकार का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं प्रतिबद्धता में शामिल है। और आज यही प्रतिभा की जो प्रतिबद्धता है उसकी बानगी हम देख पाएंगे जब किडनी, खासतौर पे किडनी से जुड़े तमाम रोगों से जुड़ा ये जो अस्पताल है वो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आजकल ये 1300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जिसका लोकार्पण और आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, मैं शुभम से कहूँगा हमारे सहयोगी वो दिखाएं। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर है ये देश का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है। 850 बेड इसकी क्षमता है और हर दिन 100 व्यक्ति को डायलिसिस किया जा सकता है यहाँ पर और 4 शिफ्टों में डायलिसिस किया जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 400 लोगों को डायलिसिस हो सकेगा और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे। अत्याधुनिक सुविधा वाला ये है जो सेंटर बना है। साथ ही साथ बच्चों के जो तरह से डायलिसिस की भी यहाँ पर सुविधा है। इसके अलावा ये गुजरात का नोडल सेंटर है। आज एक प्रधानमंत्री 188 डायलिसिस जो सेंटर है देश के जो गुजरात के जो तालुका लेवल पे बनाया गया है उसका भी तरह से लोकार्पण करेंगे। और इससे पहले 82 जो डायलिसिस सेंटर है गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों तक में वो पहले से चल रहे थे। 270 डायलिसिस सेंटर पूरे गुजरात में संचालित होंगे। उसका नोडल सेंटर यहाँ पर बनाया गया है और ये कोशिश की गई है कि अगर गुजरात के किसी भी इलाके में रहते हैं कोई भी व्यक्ति रहता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में वो डायलिसिस करा सकता है अपने घर के। तो सोचिए कि इस तरह की सुविधा की गई है। साथ ही साथ एक और व्यवस्था है, डायलिसिस पूरी तरीके से फ्री यहाँ पर होगा और जो मरीज आएगा वो अगर डोमिसाइल है गुजरात का तो जब वो घर वापस जाएगा तो 300 रुपया उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वो आराम से गाड़ी से क्या भाड़ा चुका करके अपने घर तक जा सकता है। तो ये सुविधा दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा एक हॉस्टल का भी उद्घाटन होगा जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका। साथ ही साथ एक जो रैन बसेरा है, आश्रय स्थल है, जो लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं उनके परिजनों को रहने की सुविधा हो। तो 850 कमरों का एक रैन बसेरा का भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे ताकि जो मेडिसिटी इसको बोलते हैं, मेडिसिटी के अंदर जो इलाज कराने आते हैं उनके तमाम बीमारियों का बहुत ही सुगमता से इलाज उनका मुमकिन है। साथ ही साथ पूरे गुजरात की हम बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगातार जब प्रधानमंत्री जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो पिछले 20 सालों में अच्छा काम हुआ है। साथ ही साथ जो एक हेल्थ इंडिकेटर है जो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है उसमें जो गुजरात नंबर 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में से लेकर के शहरी इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, आधुनिक चिकित्सा सुविधा लोगों को उनके घर के पास सस्ते दर पे उपलब्ध हो, सुगमता से उपलब्ध हो, इस दिशा में कोशिश जी। और नितेंद्र, हम ये बात जानते हैं कि किडनी से जुड़ा जो रोग होता है उसका इलाज काफी महंगा होता है। खास तौर पर जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं इस अस्पताल में वो कहीं ना कहीं काफी उच्च गुणवत्तापूर्ण है ताकि ये इलाज सुगम तरीके से हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए डायलिसिस एक ऐसा चीज है कि किडनी जब एक तरह से खराब हो जाती है तो आदमी एक तरह से होपलेस हो जाता है, उसको लगता है कि अब जीवन का अंत निश्चित है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए ये इतने बड़े सेंटर का एक तरह से बनाया गया है। पहले इसकी क्षमता करीब 400 बेड की थी, उसको दुगना किया गया और सबसे अच्छी बात है कि एकदम मुफ्त में डायलिसिस यहाँ पर होता है। साथ ही साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, चाहे जितना हार्ट की बात करें या लंग्स की बात करें, ये भी ट्रांसप्लांट होता है। साथ ही साथ शरीर के जो और अंग हैं उनका भी ट्रांसप्लांट यहाँ पे बहुत ही सस्ते दर पे यहाँ पर उपलब्ध है। एक और बात जो मुझे बताया गया यहाँ पर कि जो व्यक्ति अगर डायलिसिस के लिए यहाँ आता है तो उसके बेड के पास टीवी स्क्रीन रखा हुआ है और अगर आपकी इच्छा है
कि मैं कोई फिल्म देखूं, क्योंकि 4 घंटे का प्रोसेस होता है डायलिसिस का। अगर आपने इच्छा व्यक्ति की मुझे शोले फिल्म देखना है या फिर कोई फिल्म देखना है, आप वहां पे अपना बता देते हैं स्टाफ को और वो पेन ड्राइव में उस टीवी से कनेक्ट कर देते हैं। जितने देर में आपको डायलिसिस होता है उतने देर आप फिल्म देखते हैं जो आप मन पसंदीदा। साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था, जो आप चाहते हैं खाना खाना, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, जिस तरह के भोजन, वो भी यहाँ पर मुफ्त मिलता है। तो बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली बनाया गया इस सेंटर को और मुफ्त में पूरी डायलिसिस की सुविधा दी गई है। बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है किसी व्यक्ति का जब वो ये समझता है कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही और वो डायलिसिस पर है। लेकिन जिस तरह से ध्यान पलटकर और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने की साथ ही साथ आपका मनपसंद खाना हो, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लगती है लेकिन आसान बनाने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं बात करते हैं दूसरे एजेंडे की, जहां प्रधानमंत्री आज उज्जैन के महाकाल परिसर में महाकाल की पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भगवान महाकाल परिसर के विस्तार योजना के पहले चरण का लोकार्पण जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस विस्तारित चरण का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। लगातार 750 से ज्यादा मजदूर दिन रात एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। वो मिशन है इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को विस्तार देने का। और नतीजा ये कि जब दिन रात मेहनत हुई बिना कोरोना की परवाह किए, तो ये विशाल नंदी द्वार आपके स्वागत में खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस महाकाल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। स्वागत कीजिए इस नए महाकाल लोक का, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। और ये अद्भुत नमूना है कला का, संगम का और विज्ञान का। महाकाल लोक का एक बहुत ही विलक्षण स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के लोक से जुड़ी वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम मंत्र यहां पर दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति आपको दिखाई देती है। उसके नीचे भगवान नटराज की विभिन्न मुद्राएं दिखाई देती हैं। फिर डमरू और नाग, जो नटराज रूप है उनका, उसकी स्तुति में कहा गया है कि ओम नटराजाय विद्महे चतुर्दश सूत्राय धीमहि तन्नो डमरू प्रचोदयात्। तो डमरू की एक तरह से स्तुति, उसके बाद जो नवनाग है उनकी स्तुति, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो सप्तर्षि हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनको ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया गया है, ये सप्तर्षि ही सबसे पहले शिष्य हुए भगवान शिव के। और शिव को तो ज्ञान का देवता कहा जाता है। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बहुत लंबी सी दीवार, करीब 500 मीटर की लंबी दीवार जाती है, जहाँ पर चाहे वो भस्मासुर प्रसंग हो, चाहे सती का दाह हो, भगवान शिव और सती के विवाह की गाथाएं हो, वो सब कुछ उकेरे गए हैं। और इस वक्त आप जो ये दृश्य देख रहे हैं मेरे सामने, वो है रुद्र सरोवर, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है। और इसकी पुराणों में बहुत अधिक महत्ता कही जाती है। इसको भी एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की गई है इस पूरे परियोजना के तहत। और अब बिल्कुल ये जल जो है वो निर्मल दिखाई देता है, यहाँ पर लोग स्नान ध्यान करके भगवान की प्रदक्षिणा और उनकी पूजा के लिए जा सकते हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में अगर हम देखें तो एक कला के साथ साथ जो तकनीक है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। तकनीक का इस्तेमाल ये कि अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बारकोड से यहाँ स्कैन करना है और ये पेज आपको सीधे एक ऐसे पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ आप डिटेलिंग के जरिए नंदी आख्यान, अगर आपने इसको स्कैन किया है तो आप नंदी के बारे में, इस पूरी कथा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल तकनीक का। और एक दूसरा इस्तेमाल जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 घंटे सर्वेलेंस का जो व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, उससे लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी इस पूरे कॉरिडोर की। किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए पूरी जो क्षमता है उसका विस्तार दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रति घंटे यहाँ पर दर्शन का लाभ उठा पाएंगे, जिससे राज्य को भी फायदा होगा और देश की जो पर्यटन की जो क्षमता है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसको भी एक नई शक्ति मिलने जा रही है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अजय मिश्र, महाकाल लोक, उज्जैन। और उज्जैन से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय। तो अजय, अगर हम बात करें इस महाकाल लोक की, जहां से आप हमें अध्यात्म के दर्शन सुबह से ही करा रहे हैं, तो त्रिशूल वाले 108 स्तंभ, 900 मीटर से भी ज्यादा लंबा गलियारा, जहां हम गतिमय भक्ति चेतना के नव चेतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी इस ऐतिहासिक पल के शाम को साक्षी बनेंगे और आपके जरिए हम देख पाएंगे ये महाकवरेज। बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक
एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो पूरी परियोजना है वो भारत के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई है। चूँकि उज्जैन हमेशा से ही आध्यात्मिक नगरी रही है और यहाँ पे पर्यटन और जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन है वो यहाँ के केंद्र में रहा है। और अगर इस शहर की पूरी अगर अर्थव्यवस्था कहें इसी पर आधारित है तो इसमें गलत नहीं होगा। इसीलिए इसको विस्तार देने की जो कोशिश की गई, पहले काम शुरू किया इस पर, पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम अभी भी जारी है। मार्च 2024 तक माना जा रहा है कि दूसरे चरण का भी काम पूरा हो जाएगा। कुल 900 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। ये देश का पहला नाइट गार्डन है जिसको आज आप लोकार्पित होते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री के हाथों। इसकी छटा बहुत ही अद्भुत होने जा रही है। जब हम स्पेशल ड्रोन कैमरों के जरिए आपको इसके विहंगम दृश्य दिखाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ये वही उज्जैनी है, क्या ये वही अवंतिका है जिसको आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए आप जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता के साथ कैसे मेल खाते हुए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करते हुए उन्हें समुचित सुविधाएं दी जाएं, उसकी एक गाथा आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो महाकाल लोक है ये तो एक नाइट गार्डन के रूप में आपको दिखाई देगा, एक थीम गार्डन के रूप में, जो कि देश का पहला नाइट गार्डन है। दूसरी बात, महाकालेश्वर पथ, जिसमें पैदल जाने के लिए और ई कार्ड के जरिए जो पर्यटक है महाकाल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे 900 मीटर का लंबा पथ है। ठीक बीच में यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें भोजनालय की व्यवस्था है, प्रसाद आदि का आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, माला फूल, अपने जो भी पूजा पाठ की चीज़ें हैं वहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप साथ साथ शिव परिवार का, शिव वाटिका का, शिव लीलाओं का दर्शन करते हुए और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, विभिन्न पुराणों के उद्धृत जो श्लोक हैं वो आप पढ़ते हुए और शिवमय संसार में विचरण करते हुए आप महाकाल तक जाएंगे, तो आपकी भक्ति और भी आस्था और भी मजबूत होती हुई चली जाएगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त अनुभव होने वाला है महाकाल का, जो अब दर्शन करने वाले हैं। जो पहले दर्शन कर चुके हैं और जो आप दर्शन करेंगे उनके लिए भी एक अलग अनुभव होगा, एक नया अनुभव होगा। और इसलिए ये बहुत ही एक्साइटिंग एक तरह से समय है उज्जैनी के लिए। और इंदौर से लेकर उज्जैनी तक तो बिल्कुल महाकाल और महालोक के और एक चीज बहुत अहम है अजय, क्योंकि सनातन धर्मियों के लिए शिव एक रहस्य है, अजर है, अमर है, अजन्मे हैं, और उस रहस्य को इस लोक के जरिए जब सबके सामने लाया जाएगा, उस लोक के दर्शन यहीं बैठ के हो जाएंगे, तो अपने आप में आध्यात्म की नगरी में डूबते हुए ये जो रस हम पिएंगे उससे अभिभूत होते हुए तमाम सनातन धर्मी। तो दर्शन के पीछे का दर्शन जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अध्यात्म की उस यात्रा पर जाएंगे जहां पर आप काल और जो स्थिति होती है उससे परे चले जाते हैं जी। तो जिस वक्त आप काल और स्थिति से परे चले और जब सब कुछ चक्कर में, एक दिन होता है जब सूर्य भगवान एक जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है एक दिन में, चंद्रमा पूरे एक महीने में चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ये पूरा साल जो है वो भी एक चक्र में जाता है। हमारा आपका जीवन भी एक पूरा चक्र में है। इस पूरे जन्म और मरण के चक्र से जब आप जो निवृत्ति पाते हैं, जो मोक्ष के रास्ते पर जाते हैं, वही कहते हैं कि वो महाकाल और महाप्रयाण का रास्ता है। तो दर्शन के पीछे का जो दर्शन है वो तो यहाँ पर एकदम गूढ़ तरीके से समझा जाता है। और इसीलिए भगवान शिव को ज्ञान का देव भी कहा जाता है, उनको अध्यात्म का देव भी कहा जाता है, विज्ञान का देव भी कहा जाता है और मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। यह अवंतिका जो है, यह उज्जैनी जो है वो अपने आप में मोक्ष की नगरी कही जाती है, मुक्ति प्रदान करने वाली कही जाती है, क्योंकि ये अकेला अनोखा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। और दक्षिण दिशा आप जानते हैं यम की होती है, यमराज को भी जो जीत ले वही महाकाल है, कालों का भी काल महाकाल है। और इसीलिए ये जो महाकालेश्वर की स्थिति है बाकी जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनसे थोड़ी सी अलग हो जाती है। हालांकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि दोनों ही महाभागवत हैं, श्री भगवान शंकर और भगवान यमराज दोनों ही महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं दोनों ही, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टि से ये दिखाते हुए कि जो शिव है वो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, और वो यमराज को भी अपने वश में रखते हैं। और इसीलिए काल और स्थिति से परे जाने की जो स्थिति है वो यहाँ पर आकर के साधना और जो सिद्धि है वही उसी के जरिए संभव हो पाती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे और अपने अपने रास्ते तलाशते हुए
अपने बिल्कुल अपने अपने रास्ते, और बनाते हुए वो जो एक ब्रह्मलोक है जिसके दर्शन कभी कभी बैठे हुए भी हो जाते हैं, वो यहाँ पर होने कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर उचित नजर आ रहे हैं। आपसे आगे भी बात होती रहेगी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस महा कवरेज पर रहेगी हमारी नजर, आप जुड़े रहिएगा डीडी न्यूज के साथ इस खास कवरेज को लेकर। आइए अब आपको उज्जैन से सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य गणमान्य लोग सैफई पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सैफई से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, मुलायम के बारे में कहा जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसी का नाम मुलायम है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह, अगर हम गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति का पूरा स्वरूप मुलायम सिंह यादव ने बदला था, ये कोई नहीं भूल सकता। अपूर्णीय क्षति भारतीय राजनीति के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आंचल कि जिसका जलवा कायम है नाम उसका मुलायम है। यही गगनभेदी नारे जो थे वो कल रात जब मैं सफाई स्थित उनके आवास पर मौजूद था तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, तो जो आज की पीढ़ी है, जो आज के नौजवान हैं, वो भी ये गगनभेदी नारे लगाए रहे थे और अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जुटे हुए थे। सफाई एक बहुत ही मामूली एक साधारण सा गांव था और इस गांव को राष्ट्रीय फलक दिलाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव ने की और यहाँ पर पीजीआई मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेडियम और कई कॉलेजेस और हवाई पट्टी तक का निर्माण जो है वो सफाई में मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। और आप देख, गांव जो है वो राष्ट्रीय फलक पा चुका है और सफाई महोत्सव जो है वो जिस तरीके से यहाँ जिस अंदाज में मनाया जाता रहा है उसको ख्याति मिली है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, आप जहाँ तक दूर तक नज़र जा रही हो, जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है वहीं पर जो सफाई मेला ग्राउंड है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को 10 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद रखा जाएगा और दिन में 2 बजे तक जो नेता हैं वो तमाम जो राज्य भर के जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर जुट रहे हैं वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और 3 बजे आप देख सकते हैं कि ये जो तैयारियां हैं, ये जो पंडाल बनाए गए हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और ठीक हमारे जो अपने कैमरामैन एसपी दुबे से अनुरोध करेंगे कि आपको वो दिखाएं कि जो ये ठीक पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ तक दूर तक आपकी नज़र जा रही हो, वहाँ पर समाधि स्थल बनाई जाएगी और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर मौजूद हूँ, इसी स्थल पर अंतिम संस्कार की जो रस्म अदायगी है वो की जाएगी। और मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर नम आंखों से लोग इकट्ठा होंगे। तो यह समाधि स्थल बाद में जिस तरीके से सफाई की पूरी जो कायाकल्प की गई है, जो परिकल्पना है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भावपूर्ण क्षण है ये राजेश, बिल्कुल भावपूर्ण क्षण है ये, खासतौर पर लोहिया समाज का जिस तरह से उन्होंने उत्थान और उद्धार किया था, उस लिहाज से आज का दिन उनके लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। रुक करते हैं चौथे एजेंडे का और बात करते हैं वाराणसी की, जहाँ की जिला जज की अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका पर फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया है। वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में आज कार्रवाई में अदालत परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला सुनाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, तो आज कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला आ सकता है?
जी बिल्कुल, आज सबसे पहले जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो मुस्लिम पक्ष इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा। ऐसा पिछली डेट में कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष इस पर करे। और उधर हिंदू पक्ष का मानना ये है कि कार्बन डेटिंग अथवा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो उस स्थान को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। क्योंकि तमाम तथ्य हैं उसके बाद वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद सामने आ जाएंगे। तमाम जो दावे हैं, तमाम विपक्षी दावे हैं, वो सारे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक वैज्ञानिक आधार आ जाता है। तो इस मामले में आज सुनवाई होगी, 2 बजे जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होगी और इसके बाद सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके बाद माना यह जा रहा है कि इस मामले में कोई कोर्ट का आदेश आ सकता है इस मामले में। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे विकास। इन तमाम जानकारी को फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो इन एजेंडों पर लगातार रहेगी हमारी नज़र, जो दिन भर में होंगे डेवलप। लेकिन फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।